first lecture of S block element. So briefly मैं S block element के बारे में बता दूं आपको कि S block element को why S block element, इनको S block element ही क्यों कहते हैं. ओके, सो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, एवरी जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट हैं, उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जिस सेल में आपको या जिस ऑर्बिटल में प्लेस होता है, उसको उस ऑर्बिटल का या उस ब्लॉक का एलिमेंट हम लोग कहते हैं. जनरली क्या होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट आर दोज इन विच डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन और दैट मींस द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल. मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में होता है, जिसकी वजह से उसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं. ओके, क्लियर. हाँ. सपोज द नेम ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट मैं आप लोगों को बता दूं, और इनको एल्कलाइन क्यों बोलते हैं, एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, वो भी मैं आपको स्टडी कर दूंगा. फर्स्ट हम लोग द नेम ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट हम लोग लिखते हैं. फर्स्ट राइट द नेम ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट. बताओ. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. अभी हम लोग एस ब्लॉक फर्स्ट ग्रुप स्टडी कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट ए ग्रुप में. देन फर्स्ट ए ग्रुप स्टडी करने के बाद में फर्स्ट बी ग्रुप भी स्टडी, ये सेकंड ए ग्रुप स्टडी करेंगे. ओके, तो अभी मैं फर्स्ट ए ग्रुप का बात कर रहा हूँ. तो नेक्स्ट इज द रुबिडियम, नेक्स्ट इज सीजियम, नेक्स्ट इज फ्रांसियम. So can anyone tell the atomic number of these elements? 3. 3, Lithium, 11, 11, 11, 19, 19, 37, 37, 37, 55, 55, 55, 5, 87. 7. Okay, 87. very good. So everybody know the electronic configuration of these elements. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को पता है? हाँ सर. हाँ सर. ओके, तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ. ओके, that is 1s1 and 2s1. Clear? Sorry, 1s2 and 2s1. Okay, that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 1s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Okay, so you see the last electron of every मतलब इन एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में जाता है. ओके, ये आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे s ऑर्बिटल में प्लेस हो रहा है. That's why this is called the s block element. इस अगर हम लोग बात करें s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग प्लेस कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बना सकते हो. ओके, हियर 4s1, द नेक्स्ट में क्या आएगा? 5s1 आएगा, एंड नेक्स्ट में 6s1 आएगा, नेक्स्ट में 7s1 आएगा. ओके, इसको आप लोग लिख सकते हो. ओके, इन शॉर्ट हम लोग इसको क्या लिखते हैं? इन शॉर्ट ये इसके नियरेस्ट जो नोबल गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख देते हैं. इन शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे इन ब्रैकेट में हीलियम और 2s1, और मे बी किसी बुक में हीलियम 2 इस तरीके से लिखा रहता है. दैट दिस इज आल्सो करेक्ट. हीलियम 2, 2s1, और 2 नहीं लिखा रहता है, वो भी करेक्ट है. ओके, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं? नियरेस्ट सोडियम का नियरेस्ट एटॉमिक नोबल गैस कौन सा है? नियॉन. नियॉन एंड 3s1. एंड पोटेशियम का नियरेस्ट आर्गन 4s1.
नेक्स्ट क्रिप्टॉन 5s1, नेक्स्ट जीनॉन 6s1 और नेक्स्ट रेडॉन 7s1। ओके, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, आप लोग इसको सेपरेट बना लेना एक कॉलम में। ओके, क्लियर? एनी डाउट्स? अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो मैं जो स्टडी करने वाला हूँ, द मैक्स इन एस ऑर्बिटल द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन फिल, सपोज दिस इज एस ऑर्बिटल, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन फिल इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसमें जब 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज कॉल्ड एल्कली मेटल। एल्कली मेटल्स और फर्स्ट ए ग्रुप। ओके, इफ यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्कली अर्थ मेटल। दैट इज कॉल्ड सेकंड ए ग्रुप। बोथ ग्रुप्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। दोनों के एलिमेंट्स को मिला करके हम इसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके, क्लियर? एनी डाउट? No, sir. दैट इज एन एस। ओके, सो जो एल्कली मीन्स क्या होता है? एल्कली मीन्स बताया, कोई जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स मोस्टली क्या है, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, मोस्टली प्लांट्स में, जो प्लांट्स का एसेस होते हैं उसमें पाए जाते हैं। एंड दैट जो उनका हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जब वाटर के साथ मिलकर के हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, दीज मेटल्स। ओके, एंड दीज सॉल्यूशंस बहुत क्या बोलते हैं, सोल्यूबल होते हैं, वाटर के साथ मिलने में हाईली सोल्यूबल होते हैं। एंड दैट सॉल्यूशन इज हाईली एल्कलाइन। ओके, एल्कलाइन मीन्स क्या, बेसिक होते हैं। बेसिक तो आप लोग समझते हो ना, एसिड और बेस बेसिक होते हैं, इसलिए इनको एल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं। ओके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट एल्कली मीन्स हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल्स soluble in water. Okay, and that solution are highly alkaline in nature. Okay, हाँ सर। इसको इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप लोग ऐसे कर सकते हो, that is N plus H2O, that means NOH. Okay, everyone is clear? जो एस होता है, व्हेन एस डिजोल्व इन वाटर फॉर्म, जो एस डिजोल्व करते हैं स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर होता है, आपको बताया मैंने अभी। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एल्कली, एल्कलाइन, एल्कली मेटल्स। ओके, क्लियर? एंड जो इस ग्रुप में जो मोस्टली अबेंडेंट मेटल्स हैं वो सोडियम एंड पोटेशियम है। मोस्टली क्या होते हैं, जो एसेस में पाए जाते हैं, प्लांट के एसेस में पाए जाते हैं, मोस्टली एटम्स जो होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम होते हैं। ओके, मैं नेक्स्ट पेज मूव करता हूँ, आप लोगों ने कॉपी कर लिया? बेटा जो ये नोट्स है, मैं ये नोट्स आपको दे दूंगा, मेरा हैंड रिटन नोट्स नहीं है, जितना मेरे पास होगा मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो आप लोग मेरे साथ कॉपी करते जाएं, अदरवाइज जो मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
तो क्लियर? हाँ सर। हाँ ओके, सर। हैंड रिटन नोट्स जितना मेरे पास है मैं उतना दे दूंगा आपको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द देम शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स है, मेरा शॉर्ट में लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा शॉर्ट में। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी हैव स्टडी द सोडियम एंड पोटेशियम मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, सोडियम एंड पोटेशियम मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। ओके, ये तो आपको समझ में आया। एंड जो सोडियम पोटेशियम मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होते हैं, ये मैं नेचर की बात कर रहा हूँ। ओके, नेचर मीन्स मैं आपको अभी सी में नहीं कंक्लूड कर रहा हूँ। इन अगर मैं सी की बात करता हूँ, सी में क्या होता है, सोडियम इज 30 टाइम्स मोर, मतलब जो सी होता है, समंदर होता है, समंदर में जो सोडियम होता है वो 30 टाइम्स ज्यादा पाया जाता है सोडियम के, पोटेशियम के, सॉरी। ओके, बिकॉज salt of potassium insoluble in water। ओके, जो सोडियम का सॉल्ट है वो तो वाटर में सॉल्युबल है, एंड जो पोटेशियम का सॉल्ट है वो हाईली, मतलब ज्यादा सॉल्युबल नहीं है वाटर में। दैट्स वाई जो सोडियम के सॉल्ट है वो 30 टाइम्स मोर पोटेशियम से ज्यादा 30 टाइम्स पानी में पाए जाते हैं, और मान लो कि चलो सी में पाया जाता है। ओके, इज एवरीवन क्लियर? हाँ सर। वेरी गुड। एंड ऑल जो मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स आर सिल्वरी वाइट। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखता हूँ मैं, ऑल आर सिल्वरी वाइट लाइट सॉफ्ट एंड डक्टाइल इन डक्टाइल मेटल्स विथ मेटेलिक लस्टर। ओके, दैट मेटेलिक लस्टर metallic luster is due to मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की बात मैं बाद में करता हूँ। ओके, आई थिंक वर्ड से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सॉफ्टनेस इंक्रीज डाउन द ग्राफ। जो सॉफ्टनेस होती है इंक्रीज डाउन द ग्राफ। अभी मैं ये जनरल पॉइंट लिखा रहा हूँ आपको, इसके बाद में इन डिटेल्स में हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। ओके, जनरल पॉइंट है आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, जो सॉफ्टनेस है, सॉफ्टनेस इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ओके, दैट इज ड्यू टू decrease of metallic
ओके, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ओके। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है दैट इज, ये डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाने में, ओके, क्लियर। द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ओके, and these atoms are paramagnetic and diamagnetic and colorless in the form of ions. Okay, the next point is these metals, these are paramagnetic, diamagnetic, colorless in form of ions. Okay, everyone is clear? हाँ सर। Okay. In this इस फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको ये बताया, द फ्रेंसियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसमें आप लिख लो द फ्रेंसियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, स्टार किया मैंने यहाँ पे, एंड द हाफ लाइफ ऑफ दैट इज 21 मिनट्स, ओके। सो हम लोग क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन 5 एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रेंसियम फ्रेंसियम एलिमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी किसी बुक्स में भी नहीं है, बिकॉज ड्यू टू द रेडियोएक्टिव नेचर, ओके, रेडियोएक्टिव नेचर के कारण इसका जो हाफ लाइफ, इसका हाफ लाइफ 21 मिनट्स है, एंड जो नेचर में नहीं पाया था तो इसके ऊपर ज़्यादा स्टडी नहीं किया गया, ओके, क्लियर। ओके, सो द नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आप लोग, जो अकरेंस और द, ये डाल के चलो, अकरेंस ऑफ द एलिमेंट्स, ओके, फर्स्ट हेडिंग, अकरेंस, ओके। Alkali metals are very reactive and thus found the combination, जो alkali metals होते हैं that very reactive, ओके, बिकॉज ऑफ ये 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं अपना आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, एंड ये किसी भी मेटल से, किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन कर जाते हैं, ओके। सो दीज एलिमेंट इज वेरी रिएक्टिव एंड दे फाउंड कंबाइन स्टेट, ओके। सो जो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम के जो ओर हैं, जहाँ पे हमकी इनकी अक्रेंस पाई जाती है, वो कौन कौन से ओर हैं, कौन कौन से टाइप में इनकी अक्रेंस होती है। नंबर 1 हेडिंग इज लिथियम, लिथियम ट्रिफ्लाइट, नंबर 1 is TRIPHY, ट्रिफ्लाइट, ओके। And the next is पेटलाइट। बेटा इनका फॉर्मूला आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना इम्पोर्टेंट इसका नाम है, बिकॉज एग्जाम में ऑप्शन में आ जाता है कि विच वन इज द लिथियम ओर। अगर लिथियम का आपको और पता है तो आपको लिथियम का और ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो आपको आपसे पूछना पड़ेगा, एग्जाम में आ भी सकता है, ओके। जब मैं आपको सीट दूंगा तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, इसमें और पूछा होगा। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट और है मैं आपको उसमें अंडरलाइन कर दूंगा, जो इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आ चुके हैं उस समय मैं अंडरलाइन कर दूंगा, ओके। नेक्स्ट इज
That is important. इसको अंडरलाइन कर सकते हैं. And the next is अच्छा, कल आप लोगों ने कितने लोगों ने एग्जाम दिया था कल? कल जो ग्रांड टेस्ट था, आप लोगों ने कितने लोगों ने एग्जाम दिया था? हाँ सर दिया हाँ हाँ सर। सर। सभी लोगों ने एग्जाम दिया था. हाँ सर दिया था वेरी. एग्जाम पेपर कैसा था? टफ था, सिंपल था, नॉर्मल था, कैसा पेपर था? कौन सा पोर्शन टफ था? उसमें से सर कुछ ऑप्शन ऑर्गेनिक थे, थोड़ा टफ लगा। तो ऊपर नीचे हो गए थे, तो उसको अपडेट कर दिया है. जिस किसी को डाउट हो तो सॉल्यूशन भी अपडेट हो गया है, आप देख सकते हो साइट पे जा करके. अदरवाइज वासु सर पेपर डिस्कस करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो मेरे से आप पूछ सकते हो. ओके, एक बार वासु सर का वेट कर लीजिए, वो डिस्कस करते हैं पेपर को. तो कौन सा सब्जेक्ट का टफ था पेपर? मैथ टफ थी क्या? मैथ सर उतना नहीं। अच्छा, उतना टफ है. वेरी. मैं आप लोग को इसमें आप लोग कॉपी कर लो. चिले सल्फेट, सल्फेट, सुरेश पाटिल, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? सर वो गलती से टाइप हो गया था, सॉरी सर। सोडियम, सोडियम के तीनों जो सॉल्ट हैं वो इम्पोर्टेंट है. ओके. K2O Al2O डॉट 6SiO2. ओके. मोस्टली दीज ये इम्पोर्टेंट है, इसके बाद इम्पोर्टेंट नहीं है. ओके. हाँ सर। हाँ सर. सो द नेक्स्ट हम लोग चलते हैं द फिजिकल प्रॉपर्टी
हेलो, हाँ सर। नेक्स्ट इज एटॉमिक atomic and ionic size or ionic radius. Once again, the lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. The heading is atomic or ionic size. Okay. The next is melting point, boiling point. The next ionization enthalpy and oxidation state. Okay. Down the group, डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक एंड आयनिक साइज इंक्रीज होता है. ओके, मूविंग टू द डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाने पर जो एटॉमिक साइज और आयनिक साइज है दैट इज इंक्रीज होती है. ओके, इंक्रीज और क्लियर. ओके, इन जनरल क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियस होती है दैट इज ग्रेटर देन द आयनिक रेडियस. ओके, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी. एटॉमिक रेडियस ग्रेटर देन आयनिक. ओके, and the moving down, the increase in melting point and boiling point. Okay, increase melting point and boiling point, that is due to the metallic bond strength decrease. जब bond strength decrease हो जाएगा तो जो melting point boiling point increase हो जाएगा. Okay, as metallic bond strength decreases. Okay, in the down the group, the ionic enthalpy, ionization enthalpy is decreased due to increase in size. Okay, the oxidation state तो +1 होता है. Okay, next, the atomic size is inversely proportional to the strength of metallic bond strength. Okay, strength of metallic bond. Okay, that is also proportional to the softness. Okay, that is also proportional to 1 upon melting point and boiling point. Okay, clear? हाँ सर. हाँ सर। वेरी गुड. अभी आप लोग बताओ, पीरियोडिक टेबल आपने चैप्टर पढ़ा है, जो एटॉमिक साइज होती है वो एक पीरियड में जो अकॉर्डिंग टू पीरियड में जाने पर, आगे बढ़ने पर डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है. आप लोग डिक्रीज बताओ होती है। Decrease. डिक्रीज होती है क्यों डिक्रीज होती है. बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। या वेरी गुड. तो इफेक्टिव चार्ज इंक्रीज होता है, दैट इज. तो ये अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ आपको, वो मैं लिखा नहीं रहा हूँ. ओके,
पीरियड में आगे मूव करने पर जो एटॉमिक साइज और डिक्रीज होती है वो मैं नहीं लिखा रहा हूँ, ओके, वो अंडरस्टूड है, आपको पता होगा। मैं अभी ग्रुप की बात कर रहा हूँ बिकॉज हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट की ही बात कर रहे हैं, ओके। हाँ सर। देखो डाउन द ग्रुप जाने पर बेटा नंबर 1 नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, इसमें नो डाउट होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सेकंड इज एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, इससे क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होगा एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होगा एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होगा। क्लियर? तो इसकी वजह से क्या है, जो इफेक्टिव चार्ज होगा न्यूक्लियर पे, जो इफेक्टिव चार्ज होगा वो भी इंक्रीज होगा। थर्ड पॉइंट, दैट मीन्स द इफेक्टिव nuclear charge also increase, okay. Then the fourth one is screening and shielding effect. Anybody knows that? Screening or हाँ सर। हाँ सर। कोई बताएगा क्या चीज है ये स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट? The decrease in the shielding of a nucleus on the outermost electron due to the shielding because of the inner electrons. वेरी गुड। सपोज ये न्यूक्लियर है आपका, ओके, ये न्यूक्लियर, ओके, यहाँ पे कोई सेल है, आउटर मोस्ट सेल यहाँ पर है, ओके, लिसन केयरफुली, आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, ओके। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जब न्यूक्लियर चार्ज पे हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, एनी डाउट? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद अभी आपको ये भी पता है कि इस इलेक्ट्रॉन के बाद इसमें और भी सेल हैं, यहाँ पर, यहाँ पर और बहुत सारे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या है, रिपल्सन क्रिएट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं आने देते हैं, ओके। सो दैट रिपल्सन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, ओके। हाँ सर। एंड दैट इज कॉल्ड, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो इसमें अट्रैक्शन हो जाता है। सो फाइनली इसमें क्या होता है, दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट क्रिएट हो रहे हैं, ओके। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फोर्स जो शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट दोनों को न्यूट्रल कर देता है, ओके। इनफैक्ट न्यूट्रल ना करके जो शील्डिंग इफेक्ट फोर्स है वो ज्यादा हो जाता है। सो डाउन द ग्रुप जाने पर जो एटॉमिक साइज है और आयनिक साइज है वो इंक्रीज हो जाती है। ये समझ में आया? डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, मैंने इसमें बताया, जो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। क्लियर? ये एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है। एवरीवन इज क्लियर? किसी को कोई डाउट है? No sir. नहीं सर। ओके। जो एटॉमिक साइज क्या होती है, एटॉमिक रेडियस, दैट इज Distance between the nucleus and outermost shell. डिस्टेंस बिटवीन Nucleus and Nucleus. outermost shell. आउटर मोस्ट सेल और यू कैन कॉल द वैलेंस सेल। हाँ। ओके। तो इसमें अगर मैं बात करूं, सीजियम की बात करूं, ओके, सीजियम का आउटर मोस्ट सेल, तो वो सीजियम ज़्यादा बड़ा हो सकता है। मैं सोडियम की बात करता हूँ, ओके, सोडियम 11 होता है, ओके। फर्स्ट 2 हो गया, सेकंड कितना है, 8 हो गया, थर्ड 2 हो गया,
28212 होता है ना। हाँ नेक्स्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये एटम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अगर इसमें एटम की जगह पे मैं इसमें Na पॉजिटिव की बात करूँ, देन इसमें ये आउटर मोस्ट सेल खत्म हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद। 1 सेल, सेकेंड, थर्ड। तो जो आउटर मोस्ट सेल है, ये वाला सेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये सेल खत्म हो सर, जाएगा। सोडियम का 281 होता है ना। हाँ सॉरी, 281 होता है, 281 होता है। ओके, लास्ट सेल में 1 है। तो द लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होगा, ये निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा। क्लियर। एंड द 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसकी वजह से। तो एटॉमिक साइज, जो एटॉमिक रेडियस इज ग्रेटर देन आयनिक रेडियस। सबको समझ में आया? हाँ एटॉमिक सर। रेडियस एंड आयनिक रेडियस में। ओके, नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी, किसी को पता है? The energy required to remove the electron from outermost shell of the isolated gaseous atom. यस, वेरी गुड। जो गैसियस एटम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए या रिमूव करने के लिए कितने एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, सो मैं डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखा रहा हूँ, मैं जस्ट नेचर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखा रहा हूँ। दैट इज डिक्रीज डाउन द ग्राफ बिकॉज द साइज ऑफ द एटम इज इंक्रीजेस। ओके, बिकॉज इंक्रीज इन साइज। ओके, increased nuclear charge and outermost electron is very well screened from the nuclear charge. ये समझ में आया बेटा? आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट हाइड्रोजन एंथैल्पी, आपको पता है हाइड्रेशन एंथैल्पी? एनीवन नोज हाइड्रेशन एंथैल्पी? बेटा मोस्टली जो एटम्स होते हैं, लिसन, जो मोस्टली एटम्स होते हैं, मैंने यहाँ पे आपको जो एटम्स यहाँ पे मेटल्स में लिखा है ना, वेयर इज द occurrence, इसमें जो एटम्स आपने लिखा है सब में इंटू 10H2 इंटू 6H2 इंटू 5H2, इस तरीके से जो हाइड्रेटेड एटम्स हैं वाटर के मॉलिक्यूल से इंक्लूडेड रहते हैं। ओके, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट हाइड्रेटेड या वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर, समझ में आया? ये जो हाँ सर। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स, इस वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, सो इसमें क्या है, द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीज द आयनिक साइज। ओके, देखिए इसमें द हाइड्रेशन एंथैल्पी द हाइड्रोजन एंथैल्पी of alkali metals decrease down the graph. Okay, with increase
increase ionic size. Okay. Li positive, Na positive, K positive, rubidium positive, cesium positive. Okay. Any doubts? यहाँ पे स्टार मार्क करके एक नोट लिखिए. Li has maximum degree of hydration and due to this reason lithium salt are mostly hydrated. ओके क्लियर? समझ में आया किसी को? हाँ समझाऊं मैं? सिंपल लैंग्वेज में लिखा, लिथियम हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड ड्यू टू दिस रीजन. इसका मतलब ये है कि जो लिथियम सॉल्ट है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है. ओके. इसमें हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इसके मॉलिक्यूल्स रिमूव करने के लिए. Okay, so moving to the next, the density. Density is an important part, बेटा इसको ध्यान से देखना है आपको. Okay, because of large size, they have low density. अभी अगर आपको जिसका साइज बड़ा होगा उसका डेंसिटी कम होगा कि छोटा होगा, आपको पता है. डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? M/V होता है. सब लोग जानते हैं इसको. जिसका हाँ वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका डेंसिटी कम होगा. एवरीबॉडी नोज दैट. हाँ Okay, so because of large size, they have low density. Okay, and that is increase down the group. And increases down the group. Okay. Okay. So the trends of the density का ट्रेंड्स कैसा होगा?
Can anyone tell me? Lithium is less than potassium, sodium is less than sodium. Okay. तो डेंसिटी का ट्रेंड इस तरीके से होगा, दैट इज एक्सपेक्टेड ट्रेंड. देयर इज some abnormality due to increase of volume in K that leads to decrease the density of sodium. That means due to the abnormality in K, इसमें कुछ abnormality होती है. This means यहाँ पर डेंसिटी चेंज हो जाती है. ओके, दैट इज एक्सपेक्टेड. हम लोग इस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा आया, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज द डेंसिटी दे हैव लो डेंसिटी एंड डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी इंक्रीज होती है. तो डाउन द ग्रुप जाने पर लिथियम की डेंसिटी सोडियम से थोड़ा कम होगी, सोडियम की पोटेशियम से कम होगी, पोटेशियम की रुबिडियम से कम होगी, रुबिडियम की सीजियम से कम होगी. दैट मीन्स सीजियम की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी. ओके, बट ड्यू टू सब एबनॉर्मलिटी इसमें क्या होता है कि इसमें द वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम इज ग्रेटर देन द सोडियम. तो इसका वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ सोडियम. तो इसमें क्या हो जाता है, D इज इक्वल टू M/V. इस फॉर्मूले से द डेंसिटी ऑफ sodium is greater than density of potassium. ओके, क्लियर. तो इसमें जो करेक्ट ट्रेंड्स होगा, दैट इज लिथियम ग्रेटर देन पोटेशियम, ग्रेटर देन सोडियम, ग्रेटर देन रुबिडियम, ग्रेटर देन सीजियम. ओके, ये ट्रेंड्स आपका सही ट्रेंड्स होगा. ओके, ये एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, जेई में 2-3 बार आ चुका है इस पे क्वेश्चन. आप लोग इस पे इंपॉर्टेंट है, इस पे टिक लगाना है. ओके, एंड रीजन इज abnormality, increase of volume in K that leads to decrease in density. Then, okay, is everyone clear? हाँ सर. सब कुछ ओके. ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना. मैं एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी दूंगा, तो आप लोग पहले से मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन तो आउट ही कर दिया मैंने एग्जाम में. ओके, जब भी मैं टेस्ट लूंगा इस पर एक क्वेश्चन तो आना ही आना है. ओके, नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. इज लो इंडिकेटिंग द वीक मेटेलिक बॉन्ड. देखो, जो इस मेटेलिक बॉन्ड होता है बेटा, जो उसमें वीक मेटेलिक बॉन्ड होता है, इसके कारण जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइल्टिंग पॉइंट लो होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया. इसमें मैं एक टेबल है, आप लोगों को टेबल दे रहा हूँ, उस टेबल में आप लोग देखना, इसमें टेबल में अटैच कर दे रहा हूँ, इससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा. टेबल बेटा, आप लोग टेबल देख पा रहे हो?
एनसीईआरटी से मैंने टेबल लिया है। हाँ सर। अगर आपके पास एनसीईआरटी तो आप उसमें भी देख सकते हो, एनसीईआरटी बुक में भी जो एटॉमिक नंबर लिखा है इसमें, एटॉमिक मास लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ लिखा है इसमें। एंड इसमें मेटेलिक पॉइंट लिखा है 445, इसमें जो मेटेलिक पॉइंट इसमें डिक्रीज लिखा है, मैंने आपको फर्स्ट में लिखाया है डिक्रीजेज ड्यू टू द मेटेलिक स्ट्रेंथ। जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है, इसलिए मेटेलिक पॉइंट भी डिक्रीज होता है। ओके क्लियर। तो आप इसको पूरा, इस जो टेबल लिखा है इस टेबल को आप लोग पूरा पढ़ना है। ओके कुछ डाउट है इस टेबल में? डेंसिटी है। ओके आप लोग एक बार देखना इस टेबल को। मैंने मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं इसमें टिक कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रोजन एंथैल्पी, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। डेंसिटी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके क्लियर। और ऑल ऑफ देम मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके तो मूविंग फॉरवर्ड, द फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा है या किया है कभी? फ्लेम टेस्ट किया है। एल्कली मेटल्स एंड देयर सॉल्ट गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर्स टू इस ऑक्साइड। बंसन बर्नल फ्लेम आपको पता है? बंसन फ्लेम, हाँ सर। हाँ। उस जब फ्लेम में हमको इसको हम लोग इसके सॉल्ट को जब पास कराते हैं किसी भी सॉल्ट को, तो उसमें जो कलरफुल कलर उसमें मिलता है हमको। दैट कलर कौन कौन सा मिलता है मैं आपको लिखाता हूँ आपको। दैट इज alkali metals and their salt characteristic color to and oxidizing or Bunsen flame। ओके दोनों का फ्लेम का एक ही नाम होता है बेटा, दोनों एक ही काम होता है, उसका अलग अलग नाम है। ओके क्लियर। ओके ये क्यों होता है देखो, मैं इसको एक्सपेरिमेंट करता हूँ, आप लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। सपोज कोई इलेक्ट्रॉन्स है या ये कोई एलिमेंट है आपका, न्यूक्लियस है। ओके इसका आउटर मोस्ट सेल ये है। ओके लिसन केयरफुली बेटा, आउटर मोस्ट सेल ये है, बैलेंस सेल है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट जब हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हीट मिलता है, तो ये एक्साइटिंग स्टेट में आ जाती है। ओके दैट इज बैलेंस सेल। आप लोग 2 मिनट थोड़ा ध्यान से देखना इसमें। दैट इज द वैलेंस सेल, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हीट देन इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड। ओके इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड हो जाते हैं, इसको हीट मिलती है, तो दैट इज क्या, ये अपना पुराना स्टेट है इलेक्ट्रॉन का। ओके दैट इज जो ग्रीन स्टेट है ये वाली है। ओके ओके एंड एक्साइटिंग स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अपर सेल में पहुंच जाता है। ओके दैट इज एक्साइटेशन स्टेज। ओके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुंच जाता है। ओके दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। क्लियर, यहाँ से यहाँ तक समझ में आया? जब इलेक्ट्रॉन्स में हीट मिलती है, दैट इज मैं यहाँ पे हीट लिख दूंगा, हीट। ओके देन इट इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड, एंड जब इलेक्ट्रॉन रीएमिट अपनी एनर्जी रीमेट करता है, एक्साइटेड स्टेट रीमेट द एक्स्ट्रा एनर्जी व्हेन इट कम बैक टू द इट्स ओरिजिनल स्टेट। मतलब जब ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रीमेट करता है। ओके
Let's come to the reason to emission. Okay, that is original state. Okay, so in this stage, that is called emission state. एमिशन. ओके, तो यहाँ पर ये क्या कलर निकालता है. ओके, दैट इज कलरफुल. ओके, so different element produce different colors. Okay, so that is lithium. If you want to, अगर आपको लैंग्वेज लिखना है, मैं लैंग्वेज लिखा सकता हूँ. लैंग्वेज लिखना है, आपको समझ में आ गया. इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट absorb heat and okay, electron excited and excited state re-emits the extra energy when it come back to ground or original state. Okay, that is called ground state. That is called excited state. आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में. आई थिंक एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग पढ़ा होगा. देयर इज एमिशन ऑफ रेडिएशन. emission of radiation in visible region. Okay, that emission बेटा, that emission in visible range में होता है. जो आपका visible range है, विवग्योर आपको पता है, जो वेवलेंथ है, जो विजिबल रेंज होती है जिसमें हम लोग देख पाते हैं, तो उसी विजिबल रेंज में हमको इस एमिशन में हमको कलर मिलते हैं. ओके, अब कौन कौन से कलर मिलते हैं वो मैं आपको लिखाता हूँ. ओके, that is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. Okay, that is crimson red, और इसको रेड बोल सकते हैं. क्रिम्सन रेड कलर. ओके, इसमें येलो कलर, इसमें वायलेट, रेड वायलेट, that is blue. Okay, in the wavelength क्या होता है, लैम्डा होता है. ओके, ओके, that is nanometer. Okay, what is the wavelength? Wavelength is 67.8 nanometer, 589.2, 766.5, 780.0, 455.5. ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये कलर इम्पोर्टेंट है आपको. ओके, कलर आपको याद रखना है. ओके, क्लियर? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. Very good. And the next heading is conductivity.
कंडक्टिविटी तो आप लोग जानते हो, जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर। मेटल्स का तो पता है ना आपको, कंडक्टिंग होती हैं। गुड कंडक्टर, ओके, गुड कंडक्टर ऑफ हीट and electricity. Anybody tell me the reason? Due to loosely held वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही मोस्टली जो मैनी फिनोमेना है उसका रीजन है। जितने भी इवेंट्स या फिनोमेना होते हैं मेटल्स एलिमेंट के, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण ही होते हैं, ओके। यही मेटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मेटेलिक बॉन्ड को, जो मेटेलिक बॉन्ड का नेचर है उसको वीक करता है। यही रीजन है जो कंडक्टिविटी को फास्ट करता है। यही जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब मैनी मैनी जो रीजन्स हैं उस जो इवेंट्स है उसका रीजन यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, ओके। मोस्टली सब में नहीं होता है, ओके। तो द नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये कंडक्टिविटी समझ में आया? हेलो एवरीवन, कंडक्टिविटी समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। Complex formation due to the small size and availability of vacant orbitals, lithium has tendency to form the complex, okay। सिर्फ इसमें लिथियम ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, बाकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बहुत ही कम करते हैं। ये मान के चलो नहीं करते हैं, ओके, टेंडेंसी उनकी होती ही नहीं है, ओके। दैट इज ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड availability vacant orbital lithium has tendency to form complex, okay। ओके, क्लियर। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे खत्म हो चुका है। किसी को कोई डाउट है फिजिकल प्रॉपर्टीज में? नहीं सर। मेल्टिंग पॉइंट, मेरे आफ्टर मी रिपीट करना आपको। फिजिकल हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया, जो एटॉमिक रेडियस बता दिया, डेंसिटी बता दिया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बता दिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी बता दिया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो मेटेलिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बताया मैंने आपको, बताया नहीं बताया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ओके, मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी। अकॉर्डिंग टू यू कुछ रह गया है क्या आपको, मैंने जो कुछ बताया ना हो, या आप लोगों ने कुछ बुक में पढ़ के आए हो? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी तो कुछ नहीं रह गया। हाइड्रेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज ही स्टार्ट करना है, ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको बताना नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, बताना है क्या? नहीं सर। आप लोगों ने, किसी ने पढ़ा था ना? कोई पढ़ के आया कि नहीं पढ़ के आया? एक चीज और रह गया मेरे हिसाब से, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल का एक्सट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं
ये आप लोग लिख लो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप लोग लिख लो, ओके। बिकॉज आ भी सकता है कभी कभी एग्जाम में, जो इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। 3 पॉइंट ओनली। Alkali metals, beta, alkali metals cannot be extracted by usual methods for the extraction of metals. Okay, जो नॉर्मल मेथड्स होते हैं मेटल के एक्सट्रैक्शन के, आप लोगों को पता है ना, जो मेटलर्जी में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना मेटलर्जी, या नहीं पढ़ा मेटलर्जी? नहीं सर, अभी तक नहीं नहीं पढ़ा। सर। ओके, तो मेटलर्जी में आप लोगों को मैं ही पढ़ा दूंगा, ओके। ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। अभी के लिए आप इतना याद रख लो, जो नॉर्मल मेटलर्जी के मेथड्स होते हैं उसमें से जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स उनको स्टडी मतलब एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ओके। उनके लिए कौन कौन सा प्रोसेस होता है, लिखिए। नंबर 1, क्यों नहीं कर सकते, पहले रीजन लिख लीजिए, ओके। alkali metals cannot extracted by usual methods, okay. रीजंस फॉलोइंग, ओके। रीजंस लिखिए। नंबर वन इज alkali metals आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। आप लोगों को पता है alkali metals आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। Hence cannot be extracted by reducing of their oxide or other compound, okay. By reducing okay, this is number 1 point, okay. And number 2 is जो एक्सट्रैक्शन मेथड होता है उसमें क्या बेटा, रिडक्शन प्रोसेस का अप्लाई करते हैं हम लोग, क्योंकि जो भी उसका इम्प्यूरिटीज होते हैं, सपोज हमको सोडियम में या पोटेशियम या कॉपर को, हम जनरली क्या कॉपर का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, आप उसमें सिल्वर का पढ़ेंगे, एंड गोल्ड का मे भी हो सकता है, पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ। सिल्वर का आप लोग और कॉपर का आप लोग को पढ़ोगे, ओके। तो जो कॉपर में इम्प्यूरिटीज होती हैं, जनरली कॉपर की इम्प्यूरिटीज हम लोग रिडक्शन प्रोसेस से हम लोग उसको रिड्यूस कर लेते हैं या सेपरेट कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे जो एल्कली मेटल्स होती हैं वही रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं, तो हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, ओके। दैट इज द वन रीजन, ओके। द सेकंड रीजन इज बीइंग हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। In nature, it is not possible to apply the method of displacing them for their salt, ओके। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर्स होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज पढ़ी आपने, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज मैंने आपको हाइड्रोजन में पढ़ा बताया था, ओके। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज में लिखा रहता है, इट इज जो उसके बिलो वाला होता है उससे आपको रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर उससे ज्यादा होता है उससे रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। उससे कम वाले से रिप्लेस नहीं कर सकते, ओके। सो इट इज
not possible to apply the method displacing them. Okay. Third point is the aqueous solution of their salt cannot be extracted. The aqueous solution of their salt cannot be extracted cannot be used for extraction. Okay. By electrolyte methods. Electrolyte method आप लोग जानते हो, because hydrogen ion is discharged at cathode. Because hydrogen ion discharge cathode. Instead of alkali metals. बेटा जो आप लोगों ने हाइड्रोजन गैस पढ़ी है ना, हाइड्रोजन गैस में क्या होता है, जो कैथोड पर ऑलवेज हाइड्रोजन गैस बनती है। जब भी हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, whenever we electrolyte the any ore of s block element or metals elements, okay, जब किसी और को हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जो उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, तो हाइड्रोजन गैस ऑलवेज कैथोड पर बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि कैथोड होता है, जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और हाइड्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज इसमें जा करके H पॉजिटिव जाके इसमें H2 बना लेता है। ओके, ये हाइड्रोजन बना लेता है, जबकि बनाना चाहिए हमको अगर Na होता है तो यहाँ पे Na इसमें जा करके 2Na बनाना चाहिए। या लिथियम है, लिथियम पॉजिटिव है तो लिथियम यहाँ पर कैथोड पे जा करके 2Li बनाना चाहिए। इस तरीके से नहीं बनाता है। ओके, बिकॉज क्यों नहीं बनाता? बिकॉज मैं उसका रीजन देता हूँ। बिकॉज the potential of alkali metals is high. That's why ये हाइड्रोजन, उसमें हाइड्रोजन का पोटेंशियल लो होता है या मींस जीरो होता है हाइड्रोजन का पोटेंशियल, तो हाइड्रोजन उसमें रिएक्ट कर जाता है कैथोड पर, उसमें हाइड्रोजन गैस बन जाती है। ओके, इसमें बेटा एक चीज और होती है, फोर्थ पॉइंट है, मैं इसको बता दे रहा हूँ, आप लोग जिसको नोट करना है नोट कर ले। बाय यूजिंग Hg दैट इज मरकरी एज ए कैथोड, जो इलेक्ट्रोड एंड कैथोड होते हैं, अगर उसमें उसके हायर लेवल का अगर हम कैथोड यूज कर लें तो उसमें जो एल्कली मेटल्स है उसमें डिपॉजिट हो सकती है। बट ये जनरली क्या होता है, एल्कली मेटल्स के साथ जो जब हम मरकरी का रिएक्शन कराते हैं तो ये कंबाइन हो जाते हैं और एमलगम फॉर्म कर लेती हैं, तो उस एमलगम की रिकवरी डिफिकल्ट है। तो इसको लिख सकते हैं आप लोग इस तरीके से, बाय यूजिंग Hg एज ए कैथोड alkali metals can be deposited, but the reason is alkali metals readily combine with Hg that is mercury, so form the amalgam, amalgam form कर जाता है।
which is recovery of that this is difficult. So इसका रिकवरी डिफिकल्ट हो जाता है. ओके ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट लिखिए, द ओनली सक्सेसफुल मेथड देयरफॉर इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सॉल्ट. ओके तो हम लोग जब इससे कुछ नहीं होता तो हम लोग क्या बनाते हैं, द ओनली सक्सेसफुल मेथड इज electrolysis of their fused salt. ओके यूजुअली क्या फ्यूज सॉल्ट क्या यूजुअली क्या क्लोराइड के मतलब Cl के साथ मिलते हैं. ओके दैट इज सोडियम क्लोराइड, जनरली सोडियम क्लोराइड या मेटल क्लोराइड जो भी होते हैं उसके साथ मिलते हैं. इसमें क्या होता है, जो फ्यूजन होता है लोअर टेम्परेचर पे इसको फ्यूजन रिएक्शन कराते हैं. दैट इज इसमें क्या होता है, फ्यूज NaCl, दैट इज NaCl रिएक्शन करता है जब फ्यूजन Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. ओके एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सॉल्ट का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस फ्यूज सॉल्ट एनोड कैथोड, एनोड पर Cl नेगेटिव, 2 Cl नेगेटिव that converted to Cl2 gas plus 2 इलेक्ट्रॉन. ओके एंड कैथोड पर क्या आएगा, कैथोड पर Na पॉजिटिव दैट इज 2Na प्लस इलेक्ट्रॉन. ओके 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हियर एंड 2 हियर. ओके समझ में आया सबको? आशुतोष, हाँ सर. आर्थ, आर्थव, अथर्व. हाँ सर. ओके सो ये जो मैंने अभी लास्ट में जो एक्सट्रैक्शन ऑफ पॉइंट लिखा है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कैसे करते हैं, ये एग्जाम में नहीं आया, मतलब आईआईटी में नहीं आया, जेईई मेंस में आई थिंक. डेट या सन याद नहीं है मुझे कौन सा ईयर में आया, बट एक क्वेश्चन आया उसमें कि क्यों नहीं कर सकते, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. ओके तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं कर सकते हो. ओके जस्ट आपको रीडिंग मार लेना, एक बार रीडिंग मारने के बाद आपको याद हो जाएगा. ओके सो एलॉय फॉर्मेशन एंड जो एलॉय फॉर्मेशन होता है एंड नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज. आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में होता है, कैसे उनको एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, अकरेंस कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, फिजिकल स्टेट वगैरह हो गया कि फिजिकल स्टेट सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है, सॉफ्ट होता है, लाइट होता है, वो भी मैंने कवर किया. एटॉमिक रेडियाई एंड एटॉमिक साइज भी, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस भी कवर किया मैंने, डेंसिटी कवर किया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कवर किया, आयनाइजेशन एंथैल्पी कवर किया. ओके कंडक्टिंग पावर, हाइड्रेशन एनर्जी कवर किया. तो अभी तक किसी को डाउट है? फ्लेम टेस्ट और कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर्स जो भी है मैंने वो भी कवर किया. आई थिंक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो जो चीजें होती हैं मैंने आज कवर कर लिया पूरा. एनी डाउट्स बेटा, किसी को कोई डाउट है? नहीं सर.